Okay, today we will start our new chapter, chapter number 3, that is electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, आपको पता है? इस चैप्टर में ये जो ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वास्ट भी है। हालांकि हमारे सिलेबस में तो लिमिटेड से टॉपिक हैं, वही हमने पढ़ने हैं जो कुछ है। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या है ये हम आपको बता देते हैं। आपने जनरली रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना होगा। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। तो रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन, सॉरी, रिडक्शन इज योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज योर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में स्पीशीज अपना जो भी केमिकल स्पीशीज है, कोई केमिकल रिएजेंट है व्हाटएवर, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जबकि रिडक्शन में कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ठीक है। तो जनरली हमने देखा गया कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर सेल कंस्ट्रक्ट करें जहां पर हम रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म कराएं, तो ये देखा जाता है कि ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन दोज स्पीशीज, ठीक है, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है रिडॉक्स रिएक्शन में। जनरली वो जो एनर्जी है हम उसे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज यू नो दैट कि एनर्जी कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म इजीली, ठीक है। तो हमने वो जो एनर्जी मिली है उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में चेंज किया। क्यों किया? एक तो पहली बात ये थी कि जो एनर्जी निकलती है वो अच्छी खासी निकल जाती है, मतलब जितने हिसाब से रिएक्शन होती है उस हिसाब से एनर्जी सही निकल जाती है। एंड दूसरी चीज ये है कि ये जो मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, ये मेथड का इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। मतलब ये एनवायरमेंट में उतना हार्म नहीं करता, थोड़ा बहुत करेगा, ऑब्वियसली केमिकल है, बट उतना नहीं करता जितना दूसरे मेथड जो कन्वेंशनल मेथड है हमारे, लाइक कोल से बना रहा है कोई, किसी और चीज से बना रहा है, ठीक है, फ्यूल यूज करके बना रहा है इलेक्ट्रिसिटी तो उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा सा। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर देखो हम आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखाते हैं। दिस इज द फिगर 3.1 shows you an electrochemical cell. Here you can see easily there are two electrodes, one is on left side and another is on right side, ठीक है। the left side electrode is made up of zinc, ठीक है, इसको जिंक की इलेक्ट्रोड है ये हमारी, और जो दूसरी वाली है वो कॉपर की इलेक्ट्रोड है। क्लियर? अब हो क्या रहा है कि इसमें होगा क्या, ये देखो ये जो आपको यू शेप का दिख रहा है ना, उल्टा हुआ पड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम साल्ट ब्रिज, ठीक है, साल्ट ब्रिज बट, ठीक है। जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये पानी क्या है, ये किसी जिंक के साल्ट का सॉल्यूशन है, लाइक जिंक सल्फेट हो सकता है या जिंक कार्बोनेट हो सकता है या जिंक क्लोराइड भी हो सकता है। जिंक का कोई भी साल्ट लेना है उसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। एंड सिमिलरली ऑन राइट साइड ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, किसी कॉपर के साल्ट का, लाइक कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर नाइट्रेट, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी सुटेबल होगा वो डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे कॉपर का साल्ट का सॉल्यूशन है, इधर जिंक के साल्ट का सॉल्यूशन है। होगा क्या, यहाँ से इस सॉल्ट ब्रिज से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? देखो जनरली जो जिंक होता है, अभी हम बताएंगे आपको, जिंक और जो कॉपर है ना, तो जिंक जनरली ऑक्सीडेशन में जाता है एंड इन कंपैरिजन टू कॉपर, ठीक है। अगर जिंक कॉपर के साथ प्रेजेंट है ना किसी सेल में, लाइक इधर जिंक है और इधर कॉपर है, तो जो जिंक जी है ना, जिंक आपकी ऑक्सीडेशन में जाता है और ये जो आपका कॉपर है ये रिडक्शन में जाता है। इसका जो रीजन है कि ये क्यों ऑक्सीडेशन में गया और ये कॉपर क्यों रिडक्शन में गया, इसका रीजन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ सो दैट ओके, क्लियर? तो इसका जो रीजन है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो भी आने वाले कुछ मिनटों में हमने पढ़नी शुरू कर देनी है, मैं बता दूंगी आपको। वहां पर ये बताया गया है उस सीरीज में कि अगर सच कोई दो मेटल का पेयर प्रेजेंट है तो उनमें से कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा, कौन रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। तो एक वेल डिफाइंड सीरीज है, क्लियर? तो यहाँ पर हमने उस सीरीज से हमने देखा है कि ये जो डाटा हमारे पास था कि जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन में जाता है और ये जो कॉपर है वो रिडक्शन में जाता है, ठीक है। मतलब जिंक कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली एंड कॉपर कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजिली, ठीक है।
ऑक्सीडेशन में जाने का मतलब क्या है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इजिली, और रिडक्शन में जाने का क्या मतलब है कि उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से समझ गए कि जिंक जैसा है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इधर आपके कॉपर वाली तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ऊपर से देखो, ऊपर से इन्होंने एक वायर भी कनेक्ट की गई है, सॉरी इधर से आयंस मूव करेंगे सॉल्ट ब्रिज से, ये ऊपर जो वायर दिख रही है इधर से आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, क्लियर। ऊपर ये दोनों जो रोड है वो एक इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट की गई है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये जो फ्लो है आपके इलेक्ट्रॉन का, ये इन वायर से होता होता जाते हुए कॉपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज से कौन जाएंगे, आयंस जाएंगे। जैसे जिंक में कौन से आयन पड़े होंगे इस सॉल्यूशन में, जिंक +2, और इधर कौन से होंगे, सल्फेट 2 नेगेटिव एंड कॉपर +2, ठीक है। तो यहाँ से जो जैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कि जिधर नेगेटिव, मान लो इधर पॉजिटिव ज़्यादा है, ठीक है, तो इधर से नेगेटिव वाला जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक से कॉपर की तरफ, ओके। तो इससे क्या होगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, देन करंट का फ्लो क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो करंट का फ्लो होगा राइट टू लेफ्ट। देखो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है हमेशा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ये मैं इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। ये जो आप दिख रहे हो ना, ये आपका अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है, पर एक जनरल सा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। ये मैंने प्रेजेंटेशन इसलिए दिखाया है क्योंकि अभी मैंने आपको इस सेल के बारे में या फिर इस सेल से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो मैंने आपको थोड़ा समझानी है, ठीक है। तो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल समझाना शुरू कर देती हूँ, तो मेरे साथ आ जाओ। कौन से पेज नंबर पे बुलाऊंगी, एक मिनट, यस हियर। ये जो आपका ये दिख रहा है आपको, अभी इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी हियर, देखिए जब भी किसी भी किसी भी सॉल्यूशन में समथिंग लाइक ऐसे वो साल्ट डिजोल्व है और हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन कनेक्ट किए हैं, दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है, तो आपको एक बात मैं बता दूं कि क्योंकि ऑब्वियसली आयंस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। कौन कौन से इलेक्ट्रोड, अब ऑक्सीडेशन याद रखना, क्योंकि आप रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन जो है ना आपका वो एनोड पर होता है, ये ऐसे याद रख लो कि वोवल साथ में आते हैं, ए जहाँ आएगा वहाँ ओ आएगा, ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। ओ जहाँ आएगा वहाँ पे ए आएगा, मतलब ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, ठीक है। और ये जो आपके एनोड है, इट हैज अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में एनोड पर कैसा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव, ठीक है। हालांकि ये जो लाइन है ये सिर्फ मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है कि अगर कहीं ये आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए तो यू कैन आंसर इट, अदरवाइज इसका इतना यूटिलिटी आपको इस चैप्टर में नहीं दिखने वाला कि सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड क्या मतलब चार्ज कैरी करती है, किस तरह का पोटेंशियल कैरी करती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली जो रिडक्शन है वो कैथोड पर होता है हमेशा, और ये जो आपकी कैथोड है ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, आप याद रखना ये मैं किसके रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये एक पॉजिटिव पोटेंशियल रखती है, ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात सुनना, जो आपका अभी मैंने ऊपर वाले सेल में भी दिखाया था कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, ठीक है। आपने वहां पे देखा था एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था, ठीक है, क्योंकि एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है और कैथोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरली एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, अपोजिट कर देना, क्या बोलोगे कि कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। एक चीज मैंने इसमें यहाँ पे आपको समझानी है, एक मिनट रुको। तो एक ही अंडरलाइन जो लाइन मैंने किया है इसको देख लेना आप हल्का सा, कि जो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और वैसे मैंने अभी बताया आपको सॉल्यूशन में क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और जो आपने जिंक की इलेक्ट्रोड ली है वो आपकी मेन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो उनके बीच में क्योंकि रिएक्शन तो होगी, जाहिर सी बात है, अगर जिंक को आप जिंक इलेक्ट्रोड को आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो देयर विल बी सम रिएक्शन, ठीक है। तो उसकी वजह से जो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा उस सॉल्यूशन और उस इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, क्लियर।
जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि ऑक्सीडेशन के पास नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का एनोड के पास नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब एनोड का अपने सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है ना। एनोड के पास नेगेटिव होगा, सॉल्यूशन के पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन कैथोड है ना, कैथोड में क्या होगा, कैथोड के पास पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और सॉल्यूशन के पास नेगेटिव पोटेंशियल होगा, क्लियर। तो ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल डेवलप हो गया है इस रिएक्शन की वजह से, किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, दैट इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात सुनो कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब कहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जो आपकी स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन है कि जो आपके हाफ सेल पता है ना आपको, 2 बीकर दिखाए थे मैंने, एक में तो जिंक वाली थी इलेक्ट्रोड है ना, दूसरे में कॉपर वाली थी। तो एक जो पर्टिकुलर जिसमें जिंक डिप किया वो हाफ सेल है, वो आधा सेल है, और दूसरे वाला हाफ है, क्योंकि उन दोनों को मिलके फुल सेल बनता है पूरा। देखो मैं भी दिखा देती हूँ, अभी बोलोगे पता नहीं कहाँ हवा में, जैसे ये वाली है ना, ये कोई पर्टिकुलर पूरा सेल है, कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको। तो ये जो बीकर है जिसमें जिंक डिप कर रखे है जिंक सल्फेट में, या कॉपर डिप कर रखा है कॉपर सल्फेट में, लाइक है, तो ये वाला तो हाफ हो गया, हाफ सेल कहलाएगा, और ये वाला जिंक वाला भी हाफ सेल कहलाएगा, क्योंकि ये एक सेल के 2 इक्वल पोर्शन है, ठीक है ना। आधी रिएक्शन इधर हो रही है, आधी रिएक्शन इस तरफ हो रही है, ठीक है। तो एक बीकर में जैसे दिख रहा है ना आपको, ये एक इलेक्ट्रोड जिस साइड पड़ी है, एक सॉल्यूशन, वो आपका हाफ सेल है, ठीक है। अब आ जाओ उसी बात पे कि अगर आपके जो हाफ सेल हैं, ठीक है, उनमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मतलब 1 मोलर रख लो, ठीक है, फिर 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपको पता है ना, स्टैंडर्ड आपका जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपने जो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया होगा ना, वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो टर्म समझनी जरूरी है उससे पहले, मतलब अगर आपको टर्म ही नहीं पता होंगी तो मैं आगे क्या समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम टर्म्स पे आते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या था, रिडक्शन क्या है, ये बताया मैंने कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ठीक है। वो सिंपल सी टर्म है, इनको समझ से जाए, फिर हम अपना मेन मुद्दे पे आ जाएंगे, क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ IUPAC कन्वेंशन जो है, आपको पता है कि मोस्टली जो केमिस्ट्री की कन्वेंशन आती है वो IUPAC की तरफ से ही आती है, ठीक है। चाहे वो किसी केमिकल का नाम हो, चाहे वो कोई फॉर्मूला हो, या फिर कुछ भी रिप्रेजेंटेशन का हो, कुछ भी, ओके। अब यहाँ पर IUPAC ने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, उसको उन्होंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माना है। उन्होंने बोला कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा हमारा, ठीक है, क्लियर। रिडक्शन पोटेंशियल समझ गए ना, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो ये होगा क्या, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपने देख लिया, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सॉल्यूशन का और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कैथोड पे कितना पोटेंशियल आया और एनोड पे कितना पोटेंशियल आया, उन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर। तो एक कन्वेंशन तो उन्होंने ये बताई है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, मतलब उसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलेंगे, ठीक है। हमने ऐसा नहीं कि कभी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन उठा लिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन उठा लिया, तो कहते जो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ना, वो हमने रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मैं बताऊंगी रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होते हैं अभी धीरे धीरे आगे। तो एक बात और बताई उन्होंने कि जो आपकी एनोड है ना, वो लेफ्ट में रखनी है आपने हमेशा। सेल दिखाया था ना, 2 हाफ सेल थे है ना, एक लेफ्ट साइड होगी एक राइट साइड होगी, तो एनोड जो है वो लेफ्ट साइड होनी चाहिए, और आपकी जो रिडक्शन लिख दिया, ये कैथोड है, सॉरी करेक्ट कर लेना, रिडक्शन मतलब कैथोड पे होता है ना, कैथोड जो है ना आपकी वो राइट साइड होनी चाहिए। एनोड होगा लेफ्ट साइड और कैथोड होगा राइट साइड। जैसा आपने ऊपर देखा था ना, जिंक पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन है ना, जिंक पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, ये भी बताया मैंने अभी। और जिंक कौन सी साइड पड़ा था, लेफ्ट साइड, मतलब आपके एनोड एज पर कन्वेंशन रखी है। सिमिलरली जो कॉपर इधर था राइट साइड पड़ा था है ना, कॉपर राइट साइड है ना, तो कॉपर पे क्या हो रहा था, कॉपर इलेक्ट्रोड पे हो रहा था रिडक्शन,
और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। तो आपकी कैथोड हमेशा राइट साइड होनी चाहिए और एनोड हमेशा लेफ्ट साइड। अगर ये पॉइंट्स पे आप लिखते जाओ ना तो आई एम टेलिंग यू कि आपको ये चैप्टर समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज ये चैप्टर ऐसा है ना कि साल भर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया। अच्छा, किसी भी चीज का वो जो हमने बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना, मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड का। तो दो इलेक्ट्रोड कौन सी, कैथोड और एनोड। तो कैसे निकालते हैं हम ई सेल, ई सेल इज योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो जो आपका ई सेल है वो ई राइट माइनस ई लेफ्ट करना है। ई राइट मीन्स मतलब कि जो इलेक्ट्रोड राइट साइड है ना उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा माइनस किससे करना है, लेफ्ट। लेफ्ट में कौन होती है, एनोड। एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे माइनस करना है, ठीक है। मतलब कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस करना है। या फिर आप ये बोल दीजिए कि कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से हमें एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना है, क्योंकि हमें जो दोनों पोटेंशियल लेने हैं वो तो या आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीजिए या फिर आप रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए, ठीक है। अभी पता चल जाएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ठीक है। अभी बता दूंगी मैं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। अब देखो एक मैं आपको सेल रिएक्शन दिखाती हूँ। देखो कॉपर +2 Ag और कॉपर +2 और 2 Ag, ठीक है। तो आपको इसमें ये देखना पड़ेगा, एक तो कि पहली बात ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो हाँ जी मेरे हिसाब से तो है, तुम्हारे हिसाब से देख लो। ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर +2 में चेंज हो रहा है, मतलब, और मैंने बताया था +2 का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ठीक है। हालांकि +2 के बच्चे को ये बताना बनता नहीं है, बट मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, अगर इनकेस ऐसा कोई बच्चा जिसको ना पता हो वो भी समझ पाए एटलीस्ट, ठीक है। तो कॉपर जो है वो कॉपर +2 में चेंज हो रहा है, मतलब कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सिमिलरली सिल्वर में चेंज हो रहा है, मतलब सिल्वर प्लस क्या कर रहा है, सिल्वर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज बताती हूँ, किसी भी सेल रिएक्शन में ना जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। जैसे कि कॉपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, सिल्वर ने गेन कितना किया, 1। तो मैंने तो ये बोला है कि जितने लूज होंगे उतने ही गेन होने चाहिए। तो कितने सिल्वर आएंगे, एक कॉपर के कॉरस्पॉन्डिंग 2 सिल्वर आएंगे, क्योंकि एक सिल्वर तो एक ही ले पाएगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने छोड़े हैं वो कौन लेगा, कोई दूसरा सिल्वर आके लेगा, ठीक है। इसलिए हमने लिखा कि 2Ag प्लस विल चेंज इनटू 2Ag, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। एक सिल्वर ने 1 किया, 2 ने 2 किए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो कॉपर ने लूज किए थे, दैट्स इट, ओके। नाउ यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं, ये तो कंप्लीट सेल रिएक्शन है, अब इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। हाफ सेल मतलब एक सेल में क्या रिएक्शन हो रही होगी, जैसे कि जो कॉपर +2 में जा रहा है ना, वो तो किसी एक सेल में परफॉर्म हो रहा होगा रिएक्शन, और जो Ag प्लस Ag में जा रहा है वो किसी दूसरे सेल में हो रही होगी, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लूज किया है, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ये दिमाग में बिठा लो ये 3 लाइन तो ना, कि जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा। तो ये जो कॉपर वाली रिएक्शन है ना, ये कहाँ हो रही है, ये एनोड पर हो रही है, ठीक है। सिमिलरली ये सिल्वर जो आपका रिड्यूस हो रहा है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में चेंज हो रहा है, तो मतलब सिल्वर प्लस आपका रिड्यूस हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन होता है आपका कैथोड पर, ठीक है। तो आपने कैथोड पर कौन सी रिएक्शन दिखानी है, सिल्वर वाली, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किया ना उसने, और ये 2 Ag में चेंज हो गया, 2 सिल्वर में, न्यूट्रल। सिमिलरली एनोड पर दिखा दो कि जो न्यूट्रल कॉपर था वो कॉपर +2 और +2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, इसलिए +2 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, ठीक है, ओके। तो आपने ये दोनों हाफ सेल दिखा दी है। अब मेरी बात सुनिए, जब आपको इन दोनों की जो वैल्यू होती है अक्सर आपको न्यूमेरिकल में गिवन होती है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, इसका जो वैल्यू होगा कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ये एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसकी आपको वैल्यू गिवन होगी, या तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में गिवन होगी या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में गिवन होगी। तो जनरली जो एज पर कन्वेंशन है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, ठीक है। तो ई सेल जो होता है आपका ई राइट माइनस ई लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो राइट में क्या है, राइट में होती है कैथोड, तो कैथोड वाली रिएक्शन लिखो Ag प्लस Ag, ठीक है।
माइनस ई लेफ्ट में क्या होता है एनोड, तो एनोड वाली रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन वाली लिख दे, ठीक है, कॉपर प्लस टू कॉपर। देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, कैसे पता चला आपने, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मैं आपको बता दूं, ये रिडक्शन पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन है। देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा है बच्चे, Ag प्लस लिखा है ना, इस वर्टिकल लाइन से पहले क्या लिखा है Ag प्लस लिखा है, और पीछे क्या लिखा है Ag, मतलब Ag प्लस 1 Ag में जा रहा है। ये जो रिप्रेजेंटेशन क्या बता रही है, ये रिप्रेजेंटेशन बता रही है कि Ag प्लस 1 Ag में जा रहा है, मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी कॉपर वाली कैसी लिखी रिएक्शन, कॉपर प्लस टू कॉपर में जा रहा है ना, वर्टिकल लाइन से, तो मतलब प्लस टू वाला जीरो में चेंज हो रहा है, मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने लेने हैं ना, ई राइट का और ई लेफ्ट का, जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है वो रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, इस टर्म में लेना है, ठीक है, क्लियर। अभी हम आगे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, अगर कोई अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है, आई एम जस्ट गिविंग यू मतलब तुमको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई सेल को कैसे समझना है, कैसे देखना है कि लेफ्ट में क्या होगा, राइट में क्या होगा, ठीक है। अभी अगर आपको चीज़ें नहीं थोड़े क्लियर होंगे कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार फिर से दोबारा थोड़े मतलब तरीकों को, अपने टीचिंग वे को थोड़ा सा एनहांस करके बता दूंगी, वो कोई इशू नहीं है। अब हमने देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, एक और कन्वेंशन है IUPAC ने दे रखा है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे PT वर्टिकल लाइन H2 वर्टिकल लाइन H पॉजिटिव, ठीक है। ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, इसका जो पोटेंशियल है जनरली उसको हमने जीरो कंसिडर किया है, ठीक है। उन्होंने ये माना है कि जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। ऐसा क्यों माना गया है, जीरो होता नहीं पर उन्होंने मान लिया है। एक्चुअली आपको जो दोनों अब ये जो आपको दिख रहे थे ना, इधर यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे से ई लेफ्ट और ई राइट दिखा रखा है ना, कि दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होने चाहिए, है ना। बट आपको मैं बता दूं प्रैक्टिकली ना, आप ना किसी भी हाफ सेल का ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास अभी तक ऐसा कोई टूल्स नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे हम किसी एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो हमें जो एक्चुअली पता चलता है ना, जो रीडिंग से आता है, मतलब कैलकुलेट जो आप देखोगे कि क्या चेंज आ रहा है मीटर में, तो वो जो आता है वो डिफरेंस आता है दोनों का, मतलब ई सेल पता चलता है हमको ना, तो हमको ई राइट पता चलता है ना ई लेफ्ट पता चलता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात, कि ई सेल तो पता चल जाएगा आपको जो आपके पास लाइक टूल्स हैं वॉट एवर, उससे आपको ई सेल तो आप फाइंड आउट कर सकोगे। बट ई राइट और ई लेफ्ट के लिए हमारे पास अभी तक कोई टूल है नहीं निकालने का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना हाइड्रोजन वाले को जीरो एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन वाले को जीरो क्यों एज्यूम किया, कि मान लो अगर आप लेफ्ट में हाइड्रोजन रख देते हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख देते हो, और राइट में कोई दूसरी इलेक्ट्रोड रख देते हो, ठीक है, क्लियर। तो उनका उसकी जो वैल्यू आएगी, ई सेल तो आप निकाल लोगे, है ना, उसकी जो वैल्यू आएगी आप वो क्या बोलोगे कि वो ई राइट की वैल्यू है, क्योंकि आपकी जो हाइड्रोजन वाली है उसका तो जीरो आ गया, है ना। इस हाइड्रोजन को अगर आप लेफ्ट पे रख के राइट पे आप डिफरेंट डिफरेंट मेटल को रखो ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मेटल का ई सेल की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसी होती है, हल्का सा इसको थोड़ा नजर घुमा लो, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड टर्म समझ में आ गया ना, कहाँ लगेगी, जहां पर आपका जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए, ठीक है, आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते कैसे मैं बता दूं आपको। जनरली ये लोग क्या करते हैं कि एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, ये देखो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे चिप से लगी है, तो यहाँ पर इन्होंने फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम रखा हुआ है, ठीक है। प्लैटिनम फॉइल पे छोटे छोटा छोटा जो प्लैटिनम डिवाइड करके रखा था वो चिपका रखा है इसके ऊपर, ठीक है। और इस जो ये इलेक्ट्रोड बनाई इन्होंने ये प्लैटिनम की, इसको इन्होंने डिप कर दिया किसी एसिड सॉल्यूशन में। ये जो ब्लू कलर का पूरा दिख रहा है कोई एसिड सॉल्यूशन है। होगा क्या कि आपको भी पता है कि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमेशा एक सोल्ट बनाती है और एक हाइड्रोजन गैस इवोल्व करती है, ठीक है। ये आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो प्लैटिनम जो कि मेटल है ना, और ये यहाँ पे एसिड है, तो मेटल और एसिड की रिएक्शन हो गई, तो जाहिर सी बात है कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये जो इलेक्ट्रोड है इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो ऐसा गैस नहीं है, बट गैस बबल करवाई जाती है, इसमें से गैस निकलेगी, देखो बबल बन रहा है ना, ये हाइड्रोजन गैस के बबल है, ठीक है, वो निकलेगी इसके अंदर से, ओके, क्लियर।
देखो ये चीज मैं आपको समझा रही थी कि जो ई सेल होता है वो ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है ना। तो इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन का तो हमने जीरो लेना है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने जीरो लेना है। तो ई लेफ्ट में अगर मैं लेफ्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाऊं तो ई लेफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, है ना, जीरो हो गया। तो यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर दी, तो जो भी ई सेल की वैल्यू आएगी ना आपके पास, वो आपकी उस मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी जो आपने राइट साइड में लगाया था। तो ई नॉट विल बी इक्वल टू ई आर नॉट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे, तो इन्होंने ऐसे कॉपर की फाइंड आउट करी है, ठीक है, क्लियर। और समझो जिंक की फाइंड आउट करी है, क्लियर। जिंक की इनके पास आ रही है -0.76 और कॉपर का आ रहा है 0.34। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या दिखाती है, अगर किसी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, अभी ये भी लिख लो कहीं पे, ठीक है, इसका मतलब है कि वो इजिली रिड्यूस हो जाएगा। जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी ना, वो उतनी इजिली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव वैल्यू जिंक की क्या दिखा रही है, जिंक की नेगेटिव वैल्यू दिखा रही है कि ये रिड्यूस नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, जिसका जितना नेगेटिव होगा वो उतना इजिली आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। वैसे तो हमने ऑक्सीडाइज का देखना नहीं होता, हमने रिड्यूसिंग का ही देखना है। क्यों देखना है रिड्यूसिंग का, मैं बता दूं, क्योंकि जो आप जनरली उन्होंने बोला ना कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में निकालना है। मतलब आपने उनकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी देख के ही निकालना है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी देख के नहीं निकालना। ठीक है, बाकी देखो ये माइनस साइन का मतलब ये है, देखो जितना मैंने बोला ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतनी इजिली रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव की वैल्यू तो 0.34 है, ये तो पॉजिटिव है भी नहीं है। ठीक है, उसके कंपेरेटिवली तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको मैं ये ना भी बताऊं ना कि कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आप ई सेल देख के ही फाइंड आउट कर पाओगे कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर मुझे कोई ऐसे बताता ना कि अच्छा, मैं ना बताते कि कॉपर है, सपोज करो कोई ए मेटल है जिसका 0.34 है, बी मेटल है उसका -0.76 है, और मैं पूछूं कि ए और बी में से किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता होगा तो आप बड़ी इजीली बता दोगे कि 0.34 वाले का रिडक्शन हो रहा है और -0.76 वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम बताते हैं आपको एक बारी। हाँ, यहाँ पे देखो मैंने एक बनाया है चैम्बर, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है सपोज करो, इधर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन लूज करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, रिडक्शन तो गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऊपर आपको मैंने वायर कनेक्ट करके दिखाई थी ना, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन से जाएंगे रिडक्शन की तरफ। ये तो मैंने समझाने के लिए एरो इधर बनाया है, कहने का मतलब मेरा यह है कि इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन जहाँ पर हो रहा है, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे जहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। एक चीज आपको और बतानी है हमने कि जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, मेरी बात सुनो, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हाइड्रोजन का तो जीरो है, तो जिनका जीरो से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब समझ लो आप, मैंने बोला था कि जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती है वो उतना इजिली रिड्यूस कर लेता है। ठीक है, क्लियर, उतना इजिली रिड्यूस कर लेता है। बट अब हाइड्रोजन की तो जीरो है, अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन एक जगह तो लगा दो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना दो, दूसरी इलेक्ट्रोड बना दो आप कॉपर। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस कर पाएगा, तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन का तो जीरो है और कॉपर का तो पॉजिटिव है, और मैडम ने बताया था कि जिसका जितना पॉजिटिव होता है वो उतना अच्छा, उतना जल्दी रिड्यूस हो जाता है, कहने का मतलब। तो हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं हो पाएगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को वो मेटल्स जिनका जीरो से ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो रिड्यूस नहीं कर पाती। कौन रिड्यूस करेंगी, जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो हाइड्रोजन को रिड्यूस वो लोग कर लेते हैं जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और वो लोग जिनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करते। तो वो रिड्यूस नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीडाइज करेंगे। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले आपके हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले आपकी हाइड्रोजन को रिड्यूस करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए बड़ी इजीली। ठीक है, क्योंकि
ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अभी हमें कुछ बताना है आपको, 2 टर्म्स और बताऊंगी। अभी मैं ऐसा चैप्टर पे नहीं जा रही हूँ, ऑनेस्टली टेलिंग यू कि मैं ऐसा चैप्टर पे नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ इसकी अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है, कि पहले मुझे चीजें समझानी है, फिर मैं चैप्टर पे टर्न बाय टर्न जाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैंने 2 बातें और बतानी है आपको। पहली बात तो ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, दूसरी बात ये कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो एजेंट क्या होता है, आपने सुना होगा ये फलाना है ना, कोई मतलब स्पाई है, कोई वैसा एजेंट है, पुलिस का एजेंट है। तो एजेंट का काम क्या होता है कि दूसरे का काम करवाना, है ना, क्या ओके। इवन मैं भी एक एजेंट हूँ। एजेंट मैं कैसे हूँ, देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मैं आपका काम कर रही हूँ, मतलब मैं आपको पढ़ाने में हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं एक टीचिंग एजेंट हूँ, ठीक है, क्लियर। और जो पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, अभी हम बता देते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका काम क्या है, ऑक्सीडाइज कराना। जैसे मैंने बोला कि मैं टीचिंग एजेंट हूँ, तो मतलब मेरा काम क्या है, टीच करना, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं, बट खुद को क्या कर लेते हैं, खुद को रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये बात बड़ी ध्यान से सुन लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को रिड्यूस करते हैं। और हम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और किन टर्म्स में हम समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली ना, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब उसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं तुमको टीच कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। और मैं क्या बोलूँ, देखो इन्होंने बोला कि दे रिड्यूस देमसेल्व्स, तो हाउ कैन a chemical species reduce themselves by gaining electron। मतलब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेते हैं, तभी तो ये अपने आप को रिड्यूस करते हैं। मैं खासियत बता रही हूँ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। और पांचवी जो बात, तीसरी जो बात है वो ये है कि दे हैव पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। हमने अभी बताया भी था आपको कि जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो बहुत इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को रिड्यूस करते हैं। मतलब उनके पास खुद को रिड्यूस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और किन के पास खुद को रिड्यूस करने की एबिलिटी होती है, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्लियर। तो जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। और हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा दूसरों की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, ठीक है। खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। आई होप सो कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आप जितने भी पॉइंट्स मैंने इस चैप्टर में लिखे हैं प्लीज इसको एक पेज पे लिख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मांगता है, ठीक है। इतना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में इतना अंडरस्टैंडिंग वाली कोई बात नहीं थी, थर्ड चैप्टर में बहुत मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, क्लियर। फिर आता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो उसका उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नाम से पता चल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसका काम क्या होगा, एक ऐसा एजेंट है जो रिडक्शन कराएगा, ठीक है। तो दोज हु रिड्यूस अदर्स, जो दूसरों को रिड्यूस करें एंड ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स, तो वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। दूसरों को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप मैं किसी को रिड्यूस कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि उसको रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब मैं उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूंगी तभी तो मैं क्या करूंगी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैंने उसके रिडक्शन में हेल्प की है, ठीक है। तो इन्होंने हेल्प कैसे करते रिडक्शन में, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं जिसको रिड्यूस होना होता है, ठीक है। तो दे रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ना, तो खुद को क्या किया है उन्होंने, ऑक्सीडाइज कर दिया है, ठीक है। और इनका जो SRP शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, मैंने लिखी है ताकि बड़ा बड़ा तो फिर से ना टाइप करना पड़े, तो समझ आना SRP इज योर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक। मतलब अगर मैंने बोला ना कि ये ऑक्सीडाइज करते हैं अपने आप को और दूसरों को रिड्यूस करते हैं,
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर देते हैं, तभी तो ये दूसरों को बड़ी ईजिली रिड्यूस कर देते हैं और इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। आई होप सो कि आपको अभी तक कितनी सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, नाउ ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपको मैंने दिखानी थी। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपकी। क्लियर? तो यहाँ पे देखते जाओ जी किस किस का पॉजिटिव हो रहा है, किस किस का नेगेटिव हो रहा है। देखो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, इसका 2.87 है ना, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव फिर कोबाल्ट आ गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, देन मैग्नीज ऑक्साइड, देन आपका गोल्ड क्लोरीन है ना, क्लोरेट ऑक्सीजन। तो आ जाओ ये डिक्रीज होता होता ये आ गया 0 पे। देखो 0.00, तो भाई अभी बताया था ना 0.00 किसका होगा, देखो हाइड्रोजन का है, ये हमने अज्यूम किया। समझ में आ गया कि मतलब इनका जो है ना, अब हाइड्रोजन का 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता नहीं है एक्चुअली, बट हमने अज्यूम किया है क्योंकि हम इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते, कोई टेक्निक नहीं है हमारे पास। तो मतलब इसको समझने का मतलब ये है कि सिल्वर वाले का, सिल्वर ब्रोमाइड का हाइड्रोजन से कितना ज्यादा होगा, 0.10 ज्यादा होगा, और ये सिल्वर क्लोराइड का हाइड्रोजन से कितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 0.22 होगा, है ना। सिमिलरली इसका कितना ज्यादा होगा, 0.34 होगा, ऐसे। ठीक है, क्या अब देखो यहाँ पर नीचे आ जाओ, हाइड्रोजन के बाद है लेड, टिन, निकेल, क्रोमियम, जिंक, है ना। जिंक देखो नीचे आ गया ना, जिंक का नेगेटिव में दिख रहा है ना, नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये जो जितने भी इनके नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, ये कैसे होते हैं जी, आपको पता है ना ये कैसे होते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किनका होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे जिनका भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ना, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे कि लिथियम है ना आपका, लिथियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव दैट इज -3.05, है ना, -3.05। मतलब लिथियम आपका सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वही है जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, या फिर मैं बोलूं जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि जिनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, आप लिख लो चाहे इनको, कि जिनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, है, और जिनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक है, तो मैंने बताया था जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका क्या होता है, उनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, और जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है वो उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो फ्लोरीन है ना आपका, फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज योर 2.87, देन फ्लोरीन इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जो कॉमन मेटल्स आप देखते हो जनरल रिएक्शंस में, उनके बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पता होना, जैसे ब्रोमीन का पता होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन ओपल है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा पॉजिटिव है फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का है ना, Br2 का, क्लोरीन है नहीं सॉरी बीच में क्लोरीन भी है, देन फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का है, क्लोरीन के बाद से कम ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से कम आयोडीन का है। समझ रहे हो ना कि सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, कोई क्वेश्चन पूछ ले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कौन सा होगा सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन होगा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, क्योंकि ये सब एक क्लास के मेंबर है ना, हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 के मेंबर हैं, एक क्लास के हैं, तो एक क्लास के जो मेंबर होते हैं उनके बीच में अक्सर कंपैरिजन आ जाता है। अभी हम ये सब पढ़ने वाले हैं, पी ब्लॉक जो आपके पास चैप्टर आएगा ना, उसमें हमने ये सब पढ़ना है। ठीक है, वहां पर ये वैल्यूज, जिसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है उधर पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, वहां पे कुछ बातें इन चीजों से ही समझ में आती है कि कोई रिएक्शन क्यों हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी। ठीक है, क्लियर? आई होप सो कि इसके बाद तो हमने नर्स इक्वेशन करवानी है, चलो वो तो भी नहीं करवाऊंगी मैं, अभी तो मैं फिर से ऊपर ही आ जाती हूँ। आई होप सो कि जो आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में दिया है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी हम एक चीज और से दिखा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब जो इन दोनों जो ये इलेक्ट्रोड थे आपके जिंक और कॉपर की, है ना, इधर लेफ्ट साइड जिंक है, राइट साइड कॉपर है आपकी। ठीक है, तो जिंक पे नेगेटिव है क्योंकि वहां पे एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पे पॉजिटिव होता है, आपने भी पढ़ा होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो कहाँ से कहाँ करते हैं, एनोड से कैथोड करते हैं, और करंट फ्लो करता है आपका कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया ना,
ठीक है। हमने देखा कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। 1.1 वोल्ट इन दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अगर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करो इस सेल पर, ठीक है, तो अगर वो पोटेंशियल की वैल्यू 1.1 से कम रहे, 1.1 तो इनका एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों का एग्जैक्ट। अगर आपने जो बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है अगर उसकी वैल्यू 1.1 से कम हो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल फ्लो करेंगे, मतलब आपके जिंक रॉड से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे जैसी रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, जैसी रिएक्शन हो रही थी वैसे होती रहेगी। बट अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सटर्नल जो आपने बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है ना, तो अगर वो 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए, जो कि क्या है इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस है, अगर उसके इक्वल आपका बाहर वाला इलेक्ट्रोड एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाए, तो आपको देखना इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया ना, जितना इनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा था उतना ही बाहर लग गया है ना, तो वैल्यू इक्वल आ गई ना, तो मतलब एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में पता है ना आपको, कोई किधर मूव ही नहीं करता, तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ना करंट होगा, ठीक है, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आई ये बात? ओके, नाउ अगर अगर यही एक्सटर्नल प्रेशर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 से ज्यादा हो जाए, तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 से ज्यादा कर दिया, तो जो आपके करंट की डायरेक्शन थी वो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स समझ गए ना? पहले आपका करंट कैसे मूव कर रहा था, जिंक से कॉपर की तरफ, अभी मूव करेगा कॉपर से जिंक की तरफ, और जो इनके ऊपर चार्जेस थे, मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी वो भी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स इन द सेंस कि पहले आपने देखना लेस, जब देखो अभी दिखाती हूँ यहाँ पे, एक मिनट, जब लेस देन 1.1 वोल्ट था ना, देखो यहाँ पे जिंक पे कैसा चार्ज था, एनोड है ना, नेगेटिव थी, और नेगेटिव एनोड थे उस पर नेगेटिव चार्ज था, कॉपर कैथोड थी और उस पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, क्योंकि कॉपर पे रिडक्शन हो रहा था और जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। बट जैसे आपने 1.1 से ज्यादा लगाया ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो गई। अब जो कॉपर है ना, कॉपर पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी, एनोड बन जाएगी, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और जिंक पे क्या है, जिंक पे आप पे रिडक्शन होगा और ये बन जाएगी कैथोड, और चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, जिससे करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये नॉर्मली नहीं होता, ये कब होगा, जब आप उस सेल के ऊपर उतना एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें जो उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा हो। जैसे इनका 1.1 पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, तो अगर आपने उससे ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया ना, तो आपकी रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखो, आइए आगे, गैल्वेनिक सेल्स में वैसे एज सच सिलेबस में थोड़ा ना ड्राई सेल्स में से गैल्वेनिक सेल हटा दिया गया है, बट ऐसा नहीं है कि आपको गैल्वेनिक सेल बिल्कुल नहीं पढ़ने, क्योंकि इसके बिना तो ये चैप्टर खत्म ही है। अगर आपको यही ना पता हो कि हाफ रिएक्शन, हाफ सेल क्या है, हाफ रिएक्शन क्या होती है, ये तो पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने बताया था कि जो जिंक है आपका ऑक्सीडाइज हो रहा था, पीछे अभी समझा रही थी ना आपको, पीछे अभी थोड़ी देर पहले, तो वो कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा था, ठीक है। अब मैंने बताया था कि एक ये जो रिएक्शन है जिंक का जिंक +2 में जाना, ये तो इधर वाले सेल में हो रही थी, लेफ्ट सेल में है ना, और ये जो कॉपर +2 का कॉपर में जाना ये राइट सेल में हो रही थी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन लिखी है ना, जिंक किसमें चेंज हो रहा है, जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाफ क्यों बोला, क्योंकि हाफ सेल की रिएक्शन है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सिमिलरली कॉपर वाली को क्या बोल देंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्लियर। अब उसके बाद देखिए हमें जो करना है इसमें, उसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, और ई सेल क्या होता है, जनरली ई राइट माइनस ई सेल होता, ई लेफ्ट होता है, और वो भी हमने आपको बता के दिखा दिया बिल्कुल ही। तो नेक्स्ट टाइम जो मैं करूँगी वो नर्स इक्वेशन करूँगी। अभी तक तो अगर किसी को इसमें डाउट है वो बता सकता है। थोड़ा सा ये जो रीडिंग वाले पोर्शन है वो इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंटेंट में जो भी होगा वो मैं आपको साथ के साथ पॉइंट्स में अवेल कर दूंगी। तो ऐसा आपको नहीं कि पैराग्राफ पढ़ना है, पढ़ सकते हो, आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होती है, आपकी जो पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो भी, और समझने की जो कैपेसिटी है वो भी, और हो सके तो क्वेश्चन भी ट्राई करना।
तो इन्होंने देखो जैसे पूछा कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट, क्या आप कर सकते हो? आप बताना मुझे, क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को किसी जिंक पॉट में कर लोगे? नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी ना, जिंक ऑक्सीडेशन में चला जाएगा, कॉपर रिडक्शन में चला जाएगा। उससे क्या होगा, अब रिएक्शन होने से सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं ना, प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, कोई रिएक्शन हो गई तो आपका जो कॉपर सल्फेट है वो ऑब्वियसली खराब होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया लेके रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं भूलना। इसके बाद हमने जो करना है ना, मेन इंपॉर्टेंट मेरा ये नर्स इक्वेशन है। नर्स इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा होता ही नहीं कभी पेपर में कि क्वेश्चन ना आए, नर्स इक्वेशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। बस तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।